आप सभी को दीपावली की बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, आज 30 अक्टूबर है और देखो, आपके जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए और लक्ष्य के लिए जो भी मुश्किलें, जो भी दिक्कतें आपके सामने आए, उनका सामना आप करें। निश्चित रूप से जब अगली दीपावली आएगी तो आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहेंगे और दीपावली को और अधिक एंजॉय कर पाएंगे। तो ये जो 12 महीने आपको मिल रहे हैं इस दिवाली से लेकर उस दिवाली के बीच में, उसमें संकल्प आप यही करें कि आप खूब मेहनत करेंगे, किसी भी मुश्किल से डरेंगे नहीं, स्थितियों का जमकर सामना करेंगे और आने वाली जो दीपावली है यानी कि नेक्स्ट ईयर जब दीपावली आएगी तो आप उसे पूरी आर्थिक स्वतंत्रता के साथ जिएंगे और अपने इस संकल्प को प्रतिदिन दोहराएं और प्रतिदिन का पूरा सदुपयोग करें। देखो, आपकी लाइफ को दो ही चीज़ें बदल सकती हैं। पहली चीज़ आपका दृढ़ संकल्प, दूसरी चीज़ कि किस काम के लिए आप दृढ़ संकल्पित हो रहे हैं। अगर आपका लक्ष्य स्टडी से पूरा हो रहा है तो मैक्सिमम टाइम आप स्टडी को दें और डेविएशन और जो आपका डिस्ट्रैक्शन है उसको मिनिमम रखें, बहुत ही कम रखें। जो चीज़ें बिल्कुल आपके काम की नहीं हैं उन्हें अपनी लाइफ से बाहर ही निकाल दें तो ही बेहतर है। देखो, यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन माध्यम से अध्याचन भेजने की व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया है और यह व्यवस्था सभी भर्ती संस्थानों पर लागू हो रही है। तो देखो, जो मामला है यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग से जुड़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश में जितने भी एडेड डिग्री कॉलेज हैं यानी कि जहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी ऑनलाइन माध्यम से अध्याचन भेजे जाएंगे, लेकिन कॉलेज सीधे आयोग को नहीं बल्कि उच्च शिक्षा निदेशालय को ये जो अध्याचन होगा पहले भेजेंगे। बेसिकली बात यहाँ पर ये हो रही है कि ताकि पहले ये जांच हो जाए कि जो पद भेजे जा रहे हैं वो संशोधित हैं या नहीं हैं, और साथ ही साथ ये भी कि उसका जो सत्यापन है वो कौन करेगा। मतलब ऐसा है कि सत्यापित होने के बाद ही विज्ञापन जारी किया जाएगा, इसलिए सबसे पहले जो भी पद रिक्त होंगे कॉलेज उनकी जानकारी को उच्च शिक्षा निदेशालय को भेजेंगे और इसके बाद निदेशालय जो है उसको सत्यापित करेगा। सत्यापित करने के बाद फिर ये जो सीटें होंगी वो भर्ती के लिए संस्था को भेजी जाएंगी यानी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को। तो इस प्रकार से यह एक त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की जा रही है ताकि पारदर्शिता जो है वो बनी रहे और साथ ही साथ निदेशालय को भी इस भर्ती के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से पहले प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का अध्याचन कॉलेज प्रबंधन की ओर से ऑफलाइन भेजा जाता था और निदेशालय रिक्त पदों का सत्यापन करने के बाद संबंधित भर्ती संस्था को अध्याचन भेजता था। बाद में व्यवस्था ये हो गई थी, जब ऑनलाइन व्यवस्था हुई तो क्या हुआ कि सीधे सीधे विभाग सीधे भर्ती संस्थानों को अध्याचन भेजने लगे थे, लेकिन मामला यहाँ पर सत्यापन का बीच में थोड़ा सा अटक रहा था। तो अब व्यवस्था ये की गई है कि सबसे पहले तो जितने भी रिक्त पद हैं कॉलेज उनकी जानकारी निदेशालय को भेजेंगे, निदेशालय पदों का जो सत्यापन है उसको पूरा करेगा। इसके बाद ये जो भर्ती होगी वो संबंधित संस्था या विभाग को भेजी जाएगी जहाँ से ये भर्ती आगे बढ़ेगी। तो फिलहाल ये जो जानकारी है यह असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में है, लेकिन ये व्यवस्था जो है वो हर शिक्षक भर्ती में लागू होने जा रही है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में फ़िलहाल अभी शिक्षक भर्तियों का काफ़ी लंबे समय से अकाल सा चल रहा है, लेकिन अब यही प्रतीत हो रहा है कि अगले साल ही आपकी जो नई भर्तियां हैं वो स्टार्ट हो पाएंगी। फ़िलहाल आपके पास अक्टूबर ये तो समाप्त हो चुका है, अब नवंबर और दिसंबर 2 महीने का समय बचा हुआ है। तो इसमें जो भी परीक्षाएं आपके सामने हैं, आपने अगर कोई फॉर्म भरा हुआ है और उसकी परीक्षा निकट भविष्य में होने वाली है तो आप उसमें अपनी पूरी एनर्जी लगाएं, पूरी ऊर्जा लगाएं और बहुत अधिक इंतज़ार ये ना करें कि हमें अमुक नौकरी बहुत पसंद है तो हम उसी की तैयारी करेंगे। जो भी जॉब आपको मिल रही है पहले उसको पकड़ें, क्योंकि स्थितियाँ इस प्रकार से हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस भर्ती के पूरे होने की उम्मीद आपको 3 महीने की होती है वो 3 साल में भी पूरी नहीं हो पाती है। तो बेहतर ये होगा कि जो भी आपके सामने है पहले उसमें अपना 100% दें और जॉब को हासिल करें और अपनी जो इकोनॉमिकली आप फ्रीडम जो मिलती है ना, आर्थिक स्वतंत्रता, अगर वो मिल जाएगी तो फिर आपकी लाइफ एक अलग लेवल पर रहेगी। देखो, यहाँ पर जो बच्चे हैं अब आप देख पा रहे होंगे, खैर बच्चे क्या हैं ये मतलब अब इनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, बहुत सारे लोग तो इनमें अब ओवर एज भी होने वाले हैं, लेकिन देखो इनके जो हक की लड़ाई है वो अभी तक जारी है। 2021 में विज्ञापन जारी हुआ था और तब से लेकर अब तक ये लोग धरना प्रदर्शन में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है पूरी स्थिति यहाँ पर नियंत्रण में नहीं है, आप ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि मतलब कि कोर्ट से तो मामला क्लियर हो गया था
और कोर्ट से क्लियर होने के बाद भी अभी तक जो प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। जो अभ्यर्थी हैं उनका ये कहना है कि फ़िलहाल यहाँ पर जो पूरी की पूरी बात है वो अफसरों की लापरवाही से संबंधित है। अफसरों ने यहाँ पर लापरवाही जताई है। तो लगभग 10 दिनों से जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थी जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और फिलहाल अभ्यर्थी जो है वो शिक्षा निदेशालय परिसर में डटे हुए हैं और अभ्यर्थियों का धरना 10वें दिन भी जारी है। तो मंगलवार को इनकी मुलाकात हुई है बेसिक कामता रामपाल से। एडी बेसिक है जो कि कामता रामपाल जी, उनसे इनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रक्रिया चल रही है और भर्ती जो है वो जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। तो अभ्यर्थी ज्ञानवेंद्र सिंह ने बताया कि अफसरों की लापरवाही से भर्ती रुकी है। फिलहाल जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो इसी प्रकार से है कि काफ़ी लंबा समय बीत चुका है और अगर ये भर्ती पूरी हुई होती तो अब तक इन अभ्यर्थियों को जॉब करते हुए 1-2 साल बीत चुके होते। और देखो, रही बात पीसीएस परीक्षा के बारे में, तो यहाँ पर पीसीएस परीक्षा एक ही दिन में कराने के लिए सांसद को ज्ञापन दिया गया है। तो पीसीएस परीक्षा एक ही दिन में करवाई जाए। साथ ही साथ आरओ यारो के लिए भी यही डिमांड है बच्चों की कि परीक्षा जो है वो केवल एक ही दिन में हो और एक ही शिफ्ट में हो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है उसमें बहुत सारी दिक्कतें सामने आ जाएंगी। और नॉर्मलाइजेशन अगर शुरू होता है तो निश्चित रूप से पहली बात तो ये कि छात्र असंतुष्ट होंगे और कुछ तकनीकी दिक्कतें भी इसमें आ सकती हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि परीक्षा जो है वो एक ही दिन में कराई जाए और इसके लिए जो अभ्यर्थी हैं वो हर प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल फूलपुर के जो सांसद हैं प्रवीण पटेल, उनको एक ज्ञापन दिया गया है। सांसद ने उन्हें आश्वस्त किया है कि अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा होने नहीं दी जाएगी। दोस्तों, अगली खबर है सर्वोदय विद्यालयों में रखे जाएंगे सेवानिवृत्त शिक्षक। तो प्रदेश में समाज कल्याण और जनजातीय विकास विभाग की ओर से संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों की संख्या 94 से बढ़कर 100 हो गई है और इन विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास, पाठ्य सामग्री और यूनिफॉर्म की सुविधा भी दी जा रही है। इन विद्यालयों में राज्य सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायर्ड हो चुके हैं 570 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है ताकि उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान की जा सके। कहा जा रहा है कि ये जो शिक्षक होंगे तो टीजीटी के तौर पर जो काम करेंगे उनको 34,000 रुपये, 34,125 रुपये और पीजीटी के तौर पर जो काम करेंगे उनको 35,700 रुपये का मानदेय निर्धारित किया गया है। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में 60% स्थान अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए है, 25% अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रों के लिए और 15% सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षित है। वर्तमान में 58 जिलों में कुल 100 सर्वोदय विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जिनमें 31 जो है वो सर्वोदय बालिका विद्यालय हैं और 69 सर्वोदय बालक विद्यालय शामिल हैं। तो यहाँ पर जो भर्ती हो रही है शिक्षकों की, उसमें रिटायर्ड शिक्षकों को रखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और आपको ये बता दें कि बीपीएससी 70वीं की ओर से फिलहाल जो सीटों की संख्या है उसमें एक बार फिर से इसमें इजाफा देखने को मिला है। जब विज्ञापन जारी हुआ था तो इसमें 1929 पद थे और अब ये बढ़कर काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं और इसे अब 2027 कर दिया गया है, यानी कि इसमें 4 पद और जुड़े हैं। आपको बताना चाहेंगे कि वर्तमान समय में बीपीएससी के तहत कुल मिला के 2031 पदों पर भर्ती की जाएगी। तो बहुत ही शानदार वैकेंसी है। 4 नवंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और इसमें पुलिस उप अधीक्षक समेत बहुत सारे पद हैं। तो 2031 पदों पर भर्ती है। लास्ट डेट इसकी 4 नवंबर है और इसकी जो फ़ीस है वो 600 रुपये है। तो अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो आपको आवेदन जरूर करना चाहिए। सामान्य रूप से अगर आप स्नातक हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा 20 साल से लेकर 37 साल के बीच में यहाँ पर मांगी गई है। फ़ीस 600 रुपये है और सैलरी फ़िलहाल तो आपको पता ही है कि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग होती है, लेकिन बहुत ही शानदार सैलरी होती है। प्री मेंस और इंटरव्यू होता है। प्री में जो सीसेट का पेपर होता है यूपी में जैसे, वहाँ पर नहीं होता है, केवल जीएस के आधार पर ही प्री जो है क्वालिफाई करवाया जाता है। इसका मेंस की परीक्षा फिर इंटरव्यू होता है और जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो मेंस और इंटरव्यू के आधार पर ही बनती है। और देखो, एक न्यूज़ और भी है कि यूपी बोर्ड की मान्यता समिति ने रद्द किए हैं 224 आवेदन। तो यूपी बोर्ड मान्यता समिति की बैठक में मान्यता के लिए आए आवेदनों में 224 को रद्द कर दिया गया है, जबकि 103 की संस्तुति समिति ने कर दी है। अब शासन के अनुमोदन के बाद इनको मान्यता मिलेगी। वहीं मान्यता के लिए सर्वाधिक 112 आवेदन मेरठ से आए थे। तो खैर, ये जानकारी है स्कूलों की मान्यता से संबंधित। और हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों का गैरहाजिर रहना शिक्षा व्यवस्था के लिए अभिशाप है। कानून के अनुसार इनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। कोर्ट ने इस मामले में प्रदेश के प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से हलफनामा मांगा है कि टीचरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए। साथ ही साथ ये भी पूछा कि वर्तमान में स्कूलों में हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्य योजना है। खैर, ये जो मामला है ये शिक्षक भर्ती के बाद का मामला है।
तो हम तो फ़िलहाल बात कर रहे हैं शिक्षक भर्ती के बारे में, लेकिन जो भी शिक्षक सुन रहे हैं, जान रहे हैं, हमको जुड़े हुए हैं, बस उनसे यही कहना चाहूँगा कि आपका कर्तव्य सर्वोपरि है। अपने कर्तव्य का पूरी तरह से निर्वहन करें और यही आपके लिए और देश के लिए सबसे अच्छा रास्ता होगा। और फिलहाल जल निगम भर्ती घोटाले में बाहर हुए चयनितों को हाई कोर्ट ने किया बहाल। तो वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश जल निगम में 853 पदों पर चयनित हुए थे जूनियर इंजीनियर और क्लर्क। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि यह भर्ती घोटाला तब हुआ था जब सपा की सरकार थी और आजम खां नगर विकास मंत्री थे। आरोप लगा कि कुछ अभ्यर्थियों को बढ़ा चढ़ाकर नंबर देकर नियुक्ति की गई। एसआईटी जांच में सामने आया कि चहेतों को नौकरी देने के लिए सारे नियम कायदों को ताक पर चढ़ा दिया गया था और इस मामले में आजम खां को भी आरोपी बनाया गया था। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जल निगम भर्ती घोटाला सामने आने के बाद निकाले गए जूनियर इंजीनियरों और क्लर्कों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने CFSL जांच रिपोर्ट में दागी पाए गए 169 को छोड़कर शेष चयनित अभ्यर्थियों को की जो सेवाएं हैं उनको जो है बहाल कर दिया है। और एक बड़ी अच्छी योजना जो है केंद्र सरकार की ओर से स्टार्ट की गई है। धनतेरस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुजुर्गों को एक बड़ा तोहफा दिया है। 70 साल के जो बुजुर्ग हैं उनकी जो मतलब ये नहीं देखा गया है कि वो जनरल हैं या फिर किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं, उनकी जो आय है वो कितनी है। बस अगर उम्र 70 साल है या उससे अधिक है तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा उनको दिया गया है इलाज के लिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आय के भेदभाव के बिना बुजुर्ग अब आयुष्मान योजना के दायरे में आएंगे और उन्हें 5 लाख रुपये तक का इलाज जो है मुफ्त में दिया जाएगा। इसके लिए बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी बात है। 12,850 करोड़ की स्वास्थ्य योजनाओं की सौगात धन्वंतरि जयंती पर और 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र। तो खैर यहाँ पर जो नियुक्ति पत्र हैं, एक अन्य कार्यक्रम में पीएम मोदी ने दीपोत्सव के पहले दिन विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नौकरी पाने वाले 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे हैं। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो देश के हमारे बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल के लिए एक अच्छी योजना की शुरुआत यहाँ पर की गई है। यूपी के निजी मेडिकल कॉलेजों में 4 लाख तक बढ़ी MBBS की फ़ीस। तो BDS और MD MS की फ़ीस में भी की गई बढ़ोतरी। फिलहाल ये जो फ़ीस है वो 5,000 से लेकर 4 लाख रुपए तक की गई है और अब MBBS की 1 साल की फ़ीस 11 लाख से लेकर 16,48,000 मतलब 11 लाख से लेकर 17 लाख के बीच में होगी। 5 कॉलेजों में MBBS की फ़ीस में बढ़ोतरी की गई है। इसमें श्री राममूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बरेली की फ़ीस 2,74,000 बढ़ी है। हिंद इंस्टीट्यूट बाराबंकी की 4 लाख, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज की 1 लाख और रामा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कानपुर की फ़ीस 5,000 रुपये बढ़ाई गई है। तो फिलहाल फ़ीस जो है वो काफ़ी बड़ी है MBBS की, जो कि निजी कॉलेजों की फ़ीस है उसमें। और अगर आप देखेंगे तो एक बार अगर आप MBBS बनने के बारे में सोच लिए तो 4 साल में तो आपको लगभग कुल मिला के 64 लाख या फिर इससे ज़्यादा भी आपको फ़ीस ही फ़ीस देनी पड़ती है। तो MBBS बनना प्राइवेट कॉलेजों से बहुत महंगा पड़ता है और यही वजह होती है कि एक सीट पर जो गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें होती हैं उस पर काफ़ी जो है संघर्ष बच्चे जो है वो करते हैं। त्योहारों पर 15 नवंबर तक बिजली कटौती से मुक्त रहेगा प्रदेश और अगर बिजली कटौती होती है तो इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है 1912। इस पर जो उपभोक्ता हैं वो अपनी शिकायत को करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट और आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप करंट अफेयर की डेली क्विज़ लगाना चाहते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। करंट अफेयर याद करने के लिए सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि आप क्विज़ लगाएं और ये क्विज़ बिल्कुल फ्री में आपको दी गई है। तो इस क्विज़ को जरूर लगाइएगा। आप studyvithgyanprakash.com पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको निःशुल्क करंट अफेयर की क्विज़ जो है वो पर डे के हिसाब से प्रोवाइड की जाती है। तो विजिट कर लीजिए और एक बार लगा के देखिएगा। इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आप GS पढ़ना चाहते हैं किसी परीक्षा के लिए तो आप हमारा नया चैनल ओनली GS सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो आपकी ईयरली करंट अफेयर की PDF है, डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप न्यूज़ की छोटी छोटी अपडेट भी पाना चाहते हैं तो आप हमें X ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मिल जाएंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि वार्षिक करंट अफेयर पर इस समय एक विशेष छूट चल रही है जिसमें फ्लैट 40 रुपये आपको कम देने पड़ेंगे और पूरे साल की वार्षिकी आपको यहाँ पर मिल जाएगी मात्र 80 रुपये में। इसकी कीमत 110 रुपये थी जो कि 31 तारीख के बाद 31 अक्टूबर के बाद ये कीमत फिर से अपनी पूर्व निर्धारित 110 पर पहुंच जाएगी। तो आप अभी इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। आप सभी को हैप्पी दिवाली। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।